हेलो मित्रों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे राजा निर्बंसिया कहानी। और राजा निर्बंसिया कहानी किसकी है? ये कमलेश्वर की है। तो इसमें सबसे पहले इसके पात्र देख लेते हैं, कौन कौन से पात्र हैं। नंबर 1 पे हो जाएंगे जगपति। उसके बाद उसकी पत्नी है चंदा, बच्चन सिंह, मधुसूदन, मुंशी जी। ये सब प्रमुख पात्र हैं। चलिए, अब इस कहानी को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी मित्रों। इसमें यूजीसी नेट में क्वेश्चन आता ही आता है। कहानी को हम लोग पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। एक राजा निर्बंसिया थे। माँ कहानी सुनाया करती थी। उनके आसपास ही 4-5 बच्चे अपनी मुट्ठियों में फूल दबाए कहानी समाप्त होने पर गौरव पर चढ़ाने के लिए उत्सुक से बैठ जाते थे। आटे का सुंदर सा चौक पूरा होता। उसी चौक पर मिट्टी की 6 गौरें रखी जाती, जिनमें से ऊपर वाली के बिंदिया और सिंदूर लगता। बाकी पांचों नीचे दबी पूजा ग्रहण करती रहती। एक और दीपक की बाती स्थिर सी जलती रहती और मंगल घट रखा रहता, जिस पर रोली से सथिया बनाया जाता था। सभी बैठे बच्चों के मुख पर फूल चढ़ाने की उतावली की जगह कहानी सुनने की सहज स्थिरता उभर आती। तो यहाँ मित्रों, इस कहानी में दो दो कहानियां चलेंगी। एक राजा निर्बंसिया थे। माँ सुनाया करती थी। उनके राज में बड़ी खुशहाल थी, यानी सारे लोग बहुत सुखी थे। सब वर्ण के लोग अपना अपना काम काज देखते थे, यानी सभी वर्ण के लोग, है ना, सब वर्ण के लोग अपना अपना काम काज देखते थे। कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था। राजा के एक लक्ष्मी सी रानी थी, चंद्रमा से सुंदर और राजा को बहुत प्यारी। राजा राज काज देखते और सुख से रानी के महल में रहता। मेरे सामने मेरे ख्यालों का राजा था, है ना, राजा जगपति। जगपति इस कहानी का प्रमुख पात्र है मित्रों। जब जगपति तब जगपति से मेरी दांत काटी दोस्ती थी। दोनों मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते। दोनों एक से घर के थे, इसलिए बराबरी की निभती थी। मैं मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया और जगपति कस्बे के ही वकील के यहाँ मुहर्रिम मुहर्रिर। जिस साल जगपति मुहर्रिर हुआ, उसी वर्ष पास के गांव में उसकी शादी हुई, यानी पास के गांव से उसकी शादी हो गई जगपति की। पर ऐसी हुई कि लोगों ने तमाशा देना चाहा। लड़की वालों का कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़की की विदा नहीं होगी। अलग अलग भाई रीति रिवाज है। उन लोगों ने सोचा, लड़की वालों ने, कि शादी के बाद लड़की को हम विदा नहीं करेंगे। ब्याह हो गया, ब्याह हो जाएगा और सातवीं भंवर भंवर तब पड़ेगी जब पहली विदा की शायद होगी, और तभी लड़की अपनी ससुराल जाएगी। जगपति की पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, पर घर की लीक को कौन मिटे। बारात बिना बहू के वापस आ गई और लड़के वालों ने तय कर लिया कि अब जगपति की शादी कहीं और कर दी जाएगी। भाई, जब उसकी पत्नी वापस आई नहीं तो उसके घर वालों ने कहा, सोचा कि भाई अब क्या करेंगे, दूसरी जगह शादी कर लेंगे। चाहे कानूनी लूली से हो, चाहे कहानी लूली भले हो, है ना,
पर वह लड़की अब घर में नहीं आएगी। ये सब लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब वो जहाँ से जगपति की शादी हुई है, वहाँ से वो लड़की अब नहीं आएगी, चाहे कोई कानी लोली लंगड़ी के साथ शादी कर दी जाए। लेकिन साल भर लेकिन साल खत्म होते होते सब ठीक ठाक हो गए, यानी सारी बातें जो बिगड़ी थी बन गई। लड़की वालों ने माफी मांग ली और जगपति की पत्नी अपने ससुराल आ गई। यानी तो जगपति की पत्नी जो थी वो आ गई, उसका नाम है चंदा, आगे बात करेंगे। जगपति को जैसे सब कुछ मिल गया और सास ने बहू की बलैया लेकर घर की सब चाबियां सौंप दी। गृहस्थी का ढंग बार समझा दिया। जगपति की माँ ने कब से आस लगाए बैठी थी, उन्होंने आराम की सांस ली। पूजा पाठ में समय कटने लगा। दोपहरियां दूसरे घरों के आंगन में बीतने लगी। सांस का रोग था। तो मित्रों, ये पूछा जा सकता है, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि जगपति की माँ को कौन सी बीमारी थी। वो सांस की बीमारी थी उसको। 1901 दिन उन्होंने अपनी अंतिम घड़ियां गिनते हुए चंदा को पास बुलाकर समझाया था, बेटा, जगपति बड़े लाल प्यार का पला है। जब से तुम्हारे ससुर नहीं रहे, तब से इसके छोटे छोटे हठ को पूरा करती रही हूँ। अब तुम ध्यान रखना। फिर रुक रुक कर उन्होंने कहा कहा था कि किसी लायक हुआ जगपति किसी लायक हुआ है तो रिश्तेदारों में कहने लगा है, तुम्हारे बाप ने ब्याह के वक्त नादानी की, जो तुम्हें विदा नहीं किया। मेरे दुश्मन देवर जेठों को मौका मिल गया तो मार खड़ा कर दिया कि अब विदा करवाना ना कटवाना है। जगपति का ब्याह क्या हुआ, उन लोगों की छाती पर सांप लौट गया। सोचा घर की इज्जत रखने की आड़ लेकर रंग में भंग कर दें। अब बेटा, इस घर की लाज तुम्हारी लाज है। आज को तुम्हारे ससुर होते तो भला कहते कहते माँ की आंखों में आंसू आ गए और वे जगपति की देखभाल उसे सौंपकर सदा के लिए मौन हो गई थी। यानी जगपति की माँ खत्म हो गई, इस पार हो गई। एक अरमान उनके साथ ही चला गया कि जगपति की संतान को 4 वर्ष इंतजार करने के बाद भी वे गोद में न खिला पाई, है ना। यानी जगपति की शादी के 4 वर्ष हो गए, उसकी कोई बाल बच्चा नहीं हुआ। और चंदा ने मन में सब्र कर लिया था, यही सोचकर कि कुल देवता का अंश तो उसे जीवन भर पूजने को मिल गया था। घर में चारों तरफ जैसे उदारता बिखरती रही, अपनापा बरसता रहता। उसे लगता जैसे घर की अंधेरी एकांत कोठरियों में यह शांत शीतलता है जो उसे भरमा लेती है। घर की सब कुंडियों की खनक उसके कानों में बस गई थी। हर दरवाजे की चरमराहट पहचान बन गई थी। एक रोज राजा आखेट को गए। अब यहाँ मित्रों दूसरी कहानी प्रारंभ हो रही। राजा जंगल को शिकार करने के लिए गए। माँ सुनाती थी, राजा आखेट को जाते थे तो 7वें दिन यानी 7वें रोज जरूर महल में लौट आते थे। पर उस दफा जब गए तो 7वां दिन निकल गया पर राजा नहीं लौटे। यानी 7 दिन हो गए, राजा नहीं लौटे। रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी एक मंत्री को साथ लेकर खोज में निकली और इसी बीच जगपति को रिश्तेदारी की एक शादी में जाना पड़ा। तो हमें तो दो दो कहानियां चल रही हैं, उधर एक राजा की कहानी, जगपति की कहानी। और इसी बीच जगपति को रिश्तेदारों की एक शादी में जाना पड़ा। उसके दूर के रिश्ते के भाई दयाराम, ये मित्रों ये पात्र पूछा जा चुका है कि जो दयाराम पात्र है वह किस कहानी में आया है। तो राजा निर्बंसिया, तो दयाराम की शादी थी। कह गया था कि 10वें दिन जरूर वापस आ जाएगा। कह गया था कि 10वें दिन आ जाएगा, पर छठे दिन ही खबर मिली कि बारात घर लौटने पर दयाराम के घर डाका पड़ गया। डाका मतलब चोरी डकैती होती थी पहले।
पड़ गया। किसी मुखबिर ने सारी खबरें पहुंचा दी थी, किसी ने डांट दे दिया था कि भाई जेवर वगैरह सभी रखे हुए हैं कि लड़की वालों ने दयाराम का घर सोने चांदी से पाट दिया, यानी बहुत ज्यादा उसको धन मिला है। आखिर पुश्तैनी जमींदार की इकलौती लड़की थी। घर आए मेहमान लगभग विदा हो चुके थे। दूसरे रोज जगपति भी चलने वाला था, पर उसी रात डाका पड़ गया, यानी जिस दिन जगपति वापस आने वाला था उसी दिन डकैती पड़ गई। जवान आदमी भला खून मानता है। डाके वालों ने जब बंदूकें चलाई तो सबकी घिघी बंद गई, पर जगपति और दयाराम ने छाती ठोंकर लाठियां उठा ली। घर में कोहराम मच गया। फिर सन्नाटा छा गया। डाके वाले बराबर गोलियां दाग रहे थे। बाहर का दरवाजा टूट चुका था, पर जगपति ने हिम्मत बढ़ाते हुए हाँक लगाई। ये मित्रों ये लाइन पूछी जा चुकी है। ये यहाँ से पंक्ति आ चुकी है नेट में। ये हवाई बंदूकें इन ठेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी जवानों। यहाँ तक की लाइन पूछी जा चुकी है। किस लाइन किस कहानी की पंक्ति है? तो राजा निर्बंसिया। पर दरवाजे तड़ तड़ टूट रहे थे और अंत में एक गोली जगपति की जांघ को पार करती निकल गई। तो मित्रों एक गोली गोली कहाँ लगी? जगपति के जांघ में, और दूसरी उसकी जांघ के ऊपर कूल्हे में समा गई। तो दूसरी कहाँ लगी? कूल्हे में। मित्रों ध्यान रखेंगे, प्रश्न बन सकता है कि जगपति को कितनी गोलियां लगी थी मित्रों? तो दो, एक जांघ में और एक ऊपर कूल्हे पर। चंदा रोती कलपती और मनौतियां मनाती जब वहां पहुंची तो जगपति के अस्पताल में था। दयाराम के थोड़ी चोट आई थी। उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। जो दयाराम था उसको कम चोट लगी थी। जगपति की देखभाल के लिए वहीं अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए जो कोठरियां बनी थी उन्हीं में चंदा को उसी में रुकना पड़ा। कस्बे के अस्पताल में कस्बे के अस्पताल से दयाराम का गांव 4 कोस दूर था। मित्रों ये ध्यान रखना, इस तरह के प्रश्न पूछता है खूब इंटी। तो दयाराम का जो अस्पताल से घर था कितना था? 4 कोस रहता पड़ता था। दूसरे तीसरे वहां से आदमी आते जाते रहते, जिस सामान की जरूरत होती पहुंचा जाते। पर धीरे धीरे उन लोगों ने भी खबर लेना छोड़ दिया, है ना। कोई भी हो, जब ज्यादा दिन तक चलता है कोई बीमार तो वहां पे आना जाना फिर बंद हो जाता है। एक दिन में ठीक होने वाला घाव तो था नहीं। जांग की हड्डी चटक गई थी और कूल्हे में ऑपरेशन से 6 इंच गहरा घाव था। तो मित्रों कूल्हे पर कितने इंच गहरा घाव था? 6 इंच। कस्बे का अस्पताल था। कंपाउंडर जी मरीजों की देखभाल रखते। बड़ा डॉक्टर तो नाम के लिए था। यह कस्बे के बड़े आदमियों के लिए, छोटे लोग के लिए तो कंपाउंडर साहब ही ईश्वर थे, ईश्वर के अवतार थे। मरीजों की देखभाल करने वाले रिश्तेदारों की खाने पीने की मुश्किलों से लेकर मरीज की नब्ज तक संभालते थे। कौन? कंपाउंडर साहब, मतलब बच्चन सिंह। छोटी सी इमारत में अस्पताल आबाद था। रोगियों को सिर्फ 6-7 खाटे थी, है ना। कितने यहाँ भी बन सकता है मित्रों क्वेश्चन यहाँ से कि अस्पताल में कितने पलंग थे, खाट थे? तो 6-7 खाटे थी। मरीजों के कमरे में लगा दवा बनाने का कमरा था। उसी में एक और एक आराम कुर्सी थी और एक नीची सी मेज। उसी कुर्सी पर बड़ा डॉक्टर आकर कभी कभार बैठता था।
नहीं तो बच्चन सिंह कंपाउंडर, ध्यान रखें मित्र, बहुत महत्वपूर्ण पात्र है, पूछा जाता है। तो बच्चन सिंह कंपाउंडर ही जमे रहते, जब डॉक्टर साहब नहीं रहते थे तो वहाँ पे कंपाउंडर साहब बच्चन सिंह ही बैठते थे। अस्पताल में या तो फौजदारी के शहीद आते या गिर गिरा के हाथ पैर तोड़ लेने वाले एक आध लोग। छठे समाज से कोई औरत दिखाई पड़ती तो दिख गई होती, यानी औरतें बहुत कम आती थी हॉस्पिटल में। जैसे उन्हें कभी रोग घेरता ही नहीं था। कभी कोई बीमार पड़ती तो घर वाले हाल बता करके 8-10 दिन की दवा एक साथ ले जाते और फिर उसके जीने मरने की खबर तक न मिलती। उस दिन बच्चन सिंह जगपति के घाव की पट्टी बदलने आया। उसके आने में और पट्टी खोलने में कुछ ऐसी लापरवाही थी जैसे गलत बंधी पगड़ी को ठीक से बांधने के लिए खोल रहा हो। चंदा उसकी कुर्सी के पास ही सांस रोके खड़ी थी। वह और रोगियों से बात करता जा रहा था। इधर मिनट भर को देखता और फिर जैसे असभ्यत से उसके हाथ अपना काम करने लगते। पट्टी एक जगह खून से चिपक गई थी। जगपति बुरी तरह कराह उठा। चंदा के मुंह से चीख निकल गई। बच्चन सिंह ने सतर्क होकर देखा। चंदा मुख में धोती का पल्ला खोसे अपनी भयातुर आवाज दबाने की चेष्टा कर रही थी। जगपति एक बारगी मछली सा तड़प रहा था। बच्चन सिंह की उंगलियां थोड़ी सी थरथराई कि उसकी बाह पर टप से चंदा का आंसू चू पड़ा, यानी गिर पड़ा। बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की असभ्य निचुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू दिया। आहों कराहों, दर्द भरी चीखों और चचखते शरीर के जिस वातावरण में रहते हुए वह बिल्कुल अलग रहता था। फोड़ों को पके आम सा दबा देता था। यह लाइन में महत्वपूर्ण है मित्रों। फोड़ों को पके आम सा दबा देता था, खाल को आलू सा छील देता था। उसके मन में उसके मन से जिस दर्द का एहसास उठ गया था वह उसे आज फिर हुआ और वह बच्चे की तरह फूंक फूंक कर पट्टी को नम करके खोलने लगा। चंदा की ओर धीरे से निगाह उठाकर देखते हुए फुसफुसाया, चा चा रोगी की हिम्मत टूट जाएगी, यानी चल चल रोगी की हिम्मत टूट जाएगी। रोगी की हिम्मत टूट जाती है ऐसे। पर जैसे यह कहते कहते उसका मन खुद अपनी बात से उचट गया। यह बेपरवाही तो चीख और कराहों की एक सरता से उसे मिली थी, रोगी की हिम्मत बढ़ाने की किताबी निष्ठा से नहीं। जब तक वह घाव की मरहम पट्टी करता रहा तब तक किन्हीं दो आंखों की करुणा उसे घेरे रही और हाथ धोते समय वह चंदा की उन चूड़ियों से भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा जो अपनी खुशी उससे मांग रही थी। चंदा पानी डालती जा रही थी चंदा पानी डालती जा रही थी और बच्चन सिंह हाथ धोते धोते उसकी कलाइयों, हथेलियों और पैरों को देखता जा रहा था। दवा खाने की ओर जाते हुए उसने चंदा को हाथ के इशारे से बुलाकर कहा, दिल छोटा मत करना। मित्रों, ये पूछी जा सकती है किसकी पंक्ति है। जांग का घाव तो 10 रोज में भर जाएगा, कूली का घाव कुछ दिन जरूर लगेगा। ये लाइन यहाँ से पूछी जा सकती है किसकी पंक्ति है, तो बच्चन सिंह है। अच्छी से अच्छी दवा, अच्छी से अच्छी दवाई दूंगा। दवाइयाँ तो ऐसी ऐसी हैं कि मुर्दे को चंगा कर दे, पर हमारे अस्पताल में नहीं आती फिर भी। अब ये पंक्ति मित्रों पूछी जा चुकी है। दवाइयाँ तो ऐसी हैं कि मुर्दे को चंगा कर दें, पर हमारे अस्पताल में नहीं आती हैं फिर भी, यानी हम कहता है हम बाहर से ला देंगे। तो किसी दूसरे अस्पताल से नहीं आ सकती,
वो दवाइयाँ? चंदा ने पूछा। आ तो सकती है, पर मरीज को अपना पैसा खर्चना पड़ता है उसमें उनमें। बच्चन सिंह ने कहा कि भाई आ सकती हैं दवाइयाँ, लेकिन पैसा खर्चा करना पड़ेगा। चंदा चुप रह गई तो बच्चन सिंह के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। सही दवाइयाँ रही दवाइयाँ तो सो कहीं न कहीं इंतजाम करके ला दूंगा। महकमे के महकमे से मंगाएंगे मंगाएंगे महकमे से मंगाएंगे तो आते महीनों लग जाएंगे। शहर के डॉक्टर से मंगवा दूंगा। ताकत की दवाइयों की बड़ी जरूरत है उन्हें, अच्छा देखा जाएगा। कहते कहते वह रुक गया। चंदा से कृतज्ञता भरी नजरों से उसे देखा और उसे लगा जैसे आंधी में उड़ते पत्ते को कोई अटकाव मिल गया हो। आकर वह जगपति की खाट से लगकर बैठ गई। उसकी हथेली लेकर वह सहलाती रही, नाखूनों को अपने पोरों से दबाती रही। धीरे धीरे बाहर अंधेरा बढ़ चला। बच्चन सिंह तेल की एक लालटेन लाकर मरीजों के कमरे के एक कोने में रख गया था। तो ये मित्रों पूछा जा सकता है कि बच्चन सिंह ने क्या रखा था कमरे में? लालटेन। कुछ भी पूछ रहा है इनसे ये। चंदा ने जगपति की कलाई दबाते दबाते धीरे से कहा, कंपाउंडर साहब कह रहे थे। और इतना कहकर वह जगपति का ध्यान आकर्षित करने के लिए चुप हो गई। क्या कह रहे थे? जगपति ने अनमने स्वर में बोला। कुछ ताकत की दवाइयां तुम्हारे लिए जरूरी हैं, मैं जानता हूं, पर देखो चंदा। मित्रों ये लाइन पूछी जा चुकी है नेट में। देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं। हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं है। ये लाइन पूछी जा चुकी है मित्रों। औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसे की। तुम तो अब ये लाइन पूछी जा सकती है, देखा जाएगा, है ना। औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसों की, देखा जाएगा। कंपाउंडर साहब इंतजाम कर देंगे, उनसे कहूंगी मैं। ये जग चंदा कह रही है। नहीं चंदा, उधार खाते से मेरा इलाज नहीं होगा, चाहे एक के 4 दिन लग जाएंगे। इसमें तो तुम नहीं जानती कर्ज। ये देखो ये लाइन पूछी जा चुकी मित्रों। इस कहानी से बहुत इंटरेस्ट प्रश्न बनाता है। अब ये पंक्ति पूछी जा चुकी है लाइन। तुम नहीं जानती कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। ये लाइन पूछी जा चुकी है मित्रों। लेकिन कहते कहते वह रुक गई। जगपति अपनी बात की टेक रखने के लिए दूसरी ओर मुंह घुमाकर लेट रहा। और तीसरी रोज जगपति के सिरहाने कई ताकत की दवाइयां रखी थी। और चंदा की ठहरने वाली कोठरी में उसके लेटने के लिए एक खाट भी पहुंच गई थी। तो यह बच्चन सिंह ने एक खटिया डलवा दिया था चंदा के लिए। चंदा जब आई तो जगपति के चेहरे पर मानसिक पीड़ा के असंख्य रेखाएं उभरी थी, जैसे वह अपनी बीमारी से लड़ने के अलावा स्वयं अपनी आत्मा से भी लड़ रहा हो। चंदा की नादानी और स्नेह से उसे भी उलझ रहा हो, और उससे और सबसे ऊपर सहायता करने वाले की दया से जूझ रहा हो। चंदा ने देखा चंदा ने देखा तो यह सब सह न पाई। उसके जी में आया कि कह दे, क्या आज हम तक तुमने कभी किसी से उधार पैसे नहीं लिए? पर वह तो खुद तुमने लिए थे, और तुम्हें मेरे सामने स्वीकार नहीं करना पड़ा था, इसलिए लेते झिझक नहीं लगी। पर आज मेरे सामने उसे स्वीकार करते तुम्हारा झूठा पौरुष तिलमिलाकर जाग पड़ा है। पर जगपति के मुंह पर बिखरी हुई पीड़ा में जिस आदर्श की गहराई थी, वह चंदा के मन में चोर की तरह घुस गई। और बड़ी स्वाभाविकता से उसने
माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है। मित्रों, ये लाइन पूछी जा सकती किसकी है? तो चंदा की है। ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है। मैंने अपने हाथ का कड़ा बेचने को दिया था, उसी से उसी में आई है। मुझसे पूछा तक नहीं। और जगपति ने कहा, और जैसे खुद मन की कमजोरी को दबा गया। कड़ा बेचने से तो अच्छा था कि बच्चन सिंह की दवा ही ओढ़ ली जाती। ये लाइन पूछी जा सकती है किसकी है मित्रों? जगपति की है। और उसे हल्का सा पछतावा भी था कि नाहक वह रो मैं बड़ी बड़ी बातें कह कह जाता है, ज्ञानियों की तरह सीख दे देता है। और जब चंदा अंधेरा होते उठकर अपनी कोठरी में सोने के लिए जाने को हुई, तो कहते कहते यह बात दबा गई कि बच्चन सिंह ने उसके लिए एक खाट का इंतजाम भी कर दिया है। कमरे से निकलती तो सीधे कोठरी में गई और हाथ का कड़ा लेकर सीधे दरवाजे की ओर चली गई, जहां बच्चन सिंह अकेला डॉक्टर की कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाए लैंप की पीली रोशनी में लेटा था। जगपति का व्यवहार चंदा को लग गया था, और यह भी कि वह क्यों बच्चन सिंह का एहसान अभी से लाद ले। पति के लिए जेवर की कितनी औकात है। वह बेधड़क सी दवा खाने में घुस गई। दिन की पहचान के कारण उसे कमरे की मेज, कुर्सी और दरवाजे और दवाओं की अलमारी की स्थिति का अनुमान था। जैसे वैसे कमरा अंधेरा ही पड़ा था, क्योंकि लैंप की रोशनी केवल अपने व्रत में अधिक प्रकाशवान होकर कोनों के अंधेरे को और भी घनीभूत कर रही थी। बच्चन सिंह ने चंदा को घुसते ही पहचान लिया। बच्चन सिंह पहचान गया कौन आया है। वह उठकर खड़ा हो गया। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया, पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो। नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन पाप। बच्चन सिंह अवाक ताकता रह गया, और चंदा ऐसे वापस लौट पड़ी जैसे किसी काले पिशाच के पंजों से मुक्ति मिली हो। बच्चन सिंह के सामने क्षण भर में सारी परिस्थिति कौंध गई, और उसने वहीं से बहुत संयत आवाज में जवान को दबाते हुए जैसे वायु में स्पष्ट ध्वनित कर दिया, चंदा। वह आवाज इतनी बे आवाज थी कि और निरर्थक होते हुए भी इतनी सार्थक थी कि उस खामोशी में अर्थ भर गया। चंदा रुक गई। बच्चन सिंह उसके पास जाकर रुक गया। सामने का घना पेड़ स्तब्ध खड़ा था। सामने का घना पेड़ स्तब्ध खड़ा था। उसकी काली परछाई की परिधि जैसे एक बार फैलकर उन्हें अपने व्रत में समेट लेती और दूसरे ही क्षण मुक्त कर देती। दरवाजे का लैंप सहसा भभक भग कर रुक गया था, और मरीजों के कमरे से एक कराह की आवाज दूर दूर मैदान के छो तक जाकर डूब गई। चंदा ने वैसे ही नीचे ताकते हुए अपने को संयत करते हुए बोला, यह कड़ा तुम्हें देने आई थी। चंदा ने कहा, तो वापस क्यों चली जा रही थी? चंदा चुप, और दो क्षण रुककर उसने अपने हाथ का सोने का कड़ा धीरे से उसकी ओर बढ़ा दिया, जैसे देने का साहस न होते हुए भी यह काम आवश्यक था। बच्चन सिंह ने उसकी सारी काया को
बच्चन सिंह ने उसकी सारी काया मतलब शरीर को एक बार देखते हुए अपनी आंखें उसके सिर पर जमा दी। उसके ऊपर पड़े कपड़े के पार नरम चिकनाई से भरे लंबे लंबे बाल थे, जिसकी भाप सी महक फैलती जा रही थी। वह धीरे धीरे वह धीरे धीरे से बोला, लाओ। चंदा ने कड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। कड़ा हाथ में लेकर वह बोला, सुनो। बच्चा सिंह बोला। चंदा ने प्रश्न भरी नजरें उसकी ओर उठा दी। उनमें झांकते हुए अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ते हुए उसने वह कड़ा उसकी कलाई में पहना दिया। चंदा चुपचाप कोठरी की ओर चल दी और बच्चा सिंह दवा खाने की ओर। कालिक बुरी तरह बढ़ गई थी और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ रही थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उस कालिक में कुछ रह गया था, छूट गया था। दवा खाने का लैंप जलते जलते एक बार भभका था। उसमें तेल ना रह गया उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती की लौ बीच से फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीरें बल खाती, सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती। सुबह जब चंदा जगपति के पास पहुंची, बिस्तर ठीक करने लगी, तो जगपति को लगा कि चंदा बहुत उदास थी। क्षण क्षण में चंदा के मुख पर अनगिनत भाव आ जा रहे थे। उसमें जिनमें असमंजस था, पीड़ा थी और निहिरता थी। कोई आदर्श पाप कर चुकने के बाद हृदय की गहराई से किए गए पश्चाताप जैसी धूमिल चमक। अब मित्रों, दूसरी तरफ कहानी स्टार्ट होती। रानी मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटी, तो देखा राजा महल में उपस्थित थे। उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। माँ सुनाया करती थी, पर राजा को रानी का इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। रानी ने राजा को समझाया कि वह तो केवल राजा के प्रति अटूट प्रेम के कारण अपने को ना रोक सकी। राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों के दिलों में एक बात सूल सी गढ़ती रहती थी कि उनके कोई संतान ना थी। इधर जगपति की कोई संतान नहीं थी और राजा को भी कोई संतान नहीं थी। राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था। संतान के अभाव में उनका लोक परलोक बिगड़ा जा रहा था और कुल की मर्यादा नष्ट होने की शंका बढ़ती जा रही थी। दूसरे दिन बच्चन सिंह ने मरीजों की मरहम पट्टी करते वक्त बताया था कि उसका तबादला मैनपुरी में हो गया। मित्रों, ये पूछा जाता है कि बच्चन सिंह का तबादला यानी ट्रांसफर कहाँ हो गया? मैनपुरी के एक सदर हॉस्पिटल में हो गया और वह परसों यहाँ से चला जाएगा। जगपति ने सुना तो उसे भला ही लगा। आए दिन रोज घेरे रहते हैं। बच्चन सिंह उसके शहर के अस्पताल में पहुंचा जा रहा है, तो कुछ मदद मिलती ही रहेगी। आखिर वह ठीक तो ही हो आखिर वह ठीक तो होगा ही, और फिर मैनपुरी के सिवा कहाँ जाएगा? पर दूसरे ही क्षण उसका दिल अथक अकथ भारीपन से भर गया। पता नहीं क्यों चंदा के अस्तित्व का ध्यान आते ही उसे उस सूचना में कुछ ऐसे नुकीले कांटे दिखाई देने लगे जो उसके शरीर में किसी भी समय चुभ सकते थे, जरा सा बेखबर होने पर बीन सकते थे। और तब उसके सामने आदमी के अधिकार की लक्ष्मण रेखा धुएं की लकीर की तरह कांप कर मिटने लगी और मन में छुपे संदेह के राक्षस बाना बदल योगी के रूप में घूमने लगे।
और 15-20 रोज बाद, कितने दिनों बाद मित्रों? 15-20 दिन के बाद जब जगपति की हालत सुधर गई, नहीं ठीक हो गया कुछ, तो चंदा उसे लेकर घर लौट आई। जगपति चलने फिरने लायक हो गया था। घर का घर का ताला जब खोला तब रात झुक आई थी, और फिर उसकी गली में तो शाम से ही अंधेरा झरना शुरू हो जाता है। पर गली में आते ही उन्हें लगा जैसे कि वनवास काटकर राजधानी लौटे हों। नुक्कड़ पर ही जमुना सुनार की कोठरी में, कौन सा मित्रों? जमुना सुनार आया है, ध्यान रखेंगे। जमुना सुनार की कोठरी में सुरही फिंक रही थी, जिसके दराजदार दरवाजों से लालटेन की रोशनी की लकीर झांक रही थी, और कच्ची तंबाकू का धुआं रोंदी गली के मुहाने पर बुरी तरह भर गया था। सामने ही मुंशी जी के, एक मुंशी जी पात्र आए हैं। मुंशी जी अपनी जिंगला खटिया के गड्ढे में कुप्पी के मध्यम प्रकाश में खसरा खतौनी बिछाए मीजान लगाने में मशगूल थे। जब जगपति के घर का दरवाजा खटखटा तो अंधेरे में उसकी चाची ने, एक चाची है जगपति की, ध्यान रखना, अपने जंगले से देखा, और वहीं से बैठे बैठे अपने घर के भीतर ऐलान कर दिया, राजा नरमसिया अस्पताल से लौट आए, कुलसा भी आई है। तो मित्रों ये ध्यान रखना, ये पंक्ति कौन बोल रहा है? तो जो जगपति की चाची हैं वो बोल रही है ना, कि राजा नरमसिया अस्पताल से लौट आए, कुलमा भी आई है। कुलमा किसको कह रही है? चंदा को, कोई संतान नहीं थे ना, इसलिए उसको कह रहे। ये शब्द सुनकर घर के अंधेरे बरोठे में घुसते ही जगपति हाँफ कर बैठ गया। झुंझलाकर चंदा से बोला, अंधेरे में क्या मेरे हाथ पैर तुड़वाओगी? भीतर जाकर लालटेन जला लाओ ना। तेल नहीं होगा इस वक्त, जरा ऐसे ही काम तुम्हारे कभी कुछ नहीं होता। मित्रों ये लाइन महत्वपूर्ण है, कौन बोला है? जगपति। तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, ना तेल ना, कहते कहते जगपति एकदम चुप सा रह गया। ताने मारने लगा ना, उसके कोई संतान नहीं थी इसलिए। और चंदा को लगा कि आज पहली बार जगपति ने उसके व्यर्थ मातृत्व पर इतनी गहरी चोट कर दी, जिसकी गहराई की उसे कभी कल्पना नहीं की थी। दोनों खामोश बिना एक बात किए अंदर चले गए। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों दो बातें थी जगपति के कानों में, जैसे कोई व्यंग्य से कह रहा था, राजा निर्वंशिया अस्पताल से आ गए। और चंदा के दिल में यह बात चुभ रही थी, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। अब ये दोनों के बीच में एक मतभेद हो गया, और सिसकती चंदा न जाने कब सो गई, पर जगपति की आंखों में नींद न आई। खाट पर पड़े पड़े वो उसके चारों ओर एक मोहक भयावह सा भयावना सा भयावना सा जाल फैल गया। लेटे लेटे उसे लगा जैसे उसका स्वयं का आकार बहुत क्षीण होता होता बिंदु सा रह गया। पर बिंदु के हाथ थे, पैर थे, और दिल की धड़कन भी। कोठरी का गोटा गोटा सा अंधियारा, मटमैली दीवारें और गहन गुफाओं सी अलमारियां, जिनमें से बार बार झांककर देखता था, और वह सिहर उठता था। फिर जैसे सब कुछ तब्दील हो गया हो। उसे लगा कि उसका आकार बढ़ता जा रहा है। वह मनुष्य हुआ, लंबा तगड़ा तंदुरुस्त पुरुष हुआ। उसकी सिराओं में कुछ फूट पड़ने के लिए व्याकुलता से खौल उठा। उसके हाथ शरीर के अनुपात से बहुत बड़े, डरावने और भयानक हो गए। उनके लंबे लंबे नाखून निकल आए। वह राक्षस हुआ, दैत्य हुआ, आदिम बर्बर।
और बड़ी तेजी से सारा कमरा एक बारगी चक्कर काट गया। फिर सब धीरे धीरे स्थिर होने लगा और उसकी सांसें ठीक होती जान पड़ी। फिर जैसे बहुत कोशिश करने पर घिघी बन जाने के बाद उसकी आवाज़ फूटी, चंदा। यानी बोला, चंदा का नाम लिया। चंदा की नरम सांसों की हल्की सरसराहट कमरे में जान डालने लगी। जगपति अपनी पार्टी का सहारा लेकर झुका, कांपते पैर उसने जमीन पर रखे और चंदा की खाट के पास सिर से टिकाकर बैठ गया। उसे लगा जैसे चंदा की इन सांसों की आवाज में जीवन का संगीत गूंज रहा है। वह उठा और चंदा के मुख पर झुक गया। उस अंधेरे में आंखें गड़ाए गड़ाए जैसे बहुत देर बाद स्वयं चंदा के मुख पर आभा फूट कर अपने आप बिखरने लगी। उसके नक्श उज्जवल हो उठे और जगपति की आंखों को ज्योति मिल गई। वह मुग्धा सा ताकता रहा। चंदा के बिखरे बाल, जिनमें हाल के जन्मे बच्चे के भगवारे बालों की सी महक, दूध की कचाइंद शरीर के रस की सी मिठास और स्नेह सी चिकनाहट, और वह माथा जिस पर बालों के पास तमाम छोटे छोटे नरम 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 से रोए रेशम से, और उस पर कभी लगाई गई सिंदूर की बिंदी का हल्का मिटा हुआ सा आभास, नन्हे नन्हे निर्द्वंद सोए पलक, और उनकी उनकी मासूम सी कांटों की तरह बरौनियां, और सांस में घुलकर आती हुई वह आत्मा की निष्कपट आवाज की लय, फूल सी पंखुड़ी से पतले पतले होंठ, उन पर पड़ी अछूती रेखाएं जिनमें सिर्फ दूध सी महक। उसकी आंखों के सामने ममता सी छा गई, केवल ममता, और उसके मुख से स्पष्ट शब्द निकल गया, बच्ची। डरते डरते उसके बालों की एक लट को बड़े जतन से उसने हथेली पर रखा और उंगली से उस पर जैसे लकीरें खींचने लगा। उसे लगा जैसे कोई शिशु उसके अंक में आने के लिए छटपटाकर निराश होकर सो गया हो। उसने दोनों हथेलियों को पसार कर उसके सिर को अपनी सीमा में भर लेना चाहा कि कोई कठोर चीज उसकी उंगलियों से टकराई। वह जैसे होश में आया। बड़े सहारे से उसने चंदा के सिर के नीचे टटोला। एक रुमाल में बंधा हुआ उसके हाथ में कुछ आ गया। अपने को संयत करता वह वहीं जमीन पर बैठ गया। उसी अंधेरे में उस रुमाल को खोला तो जैसे सांप सूंघ गया। चंदा के हाथों के दोनों सोने के कड़े उसमें लिपटे थे, और वो कह रही थी कि हमने बच्चा जी को दे दिया है दवा लेने के लिए। और तब उसके सामने जब सृष्टि धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगी, ये कड़े तो चंदा बेचकर उसका इलाज कर रही थी। वे सब दवाइयाँ और ताकत के टॉनिक। उसने तो कहा था कि ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ के कड़े बेचने को दे दिए थे। पर उसका गला बुरी तरह सूख गया, जबान जैसे तालू से चिपक कर रह गई। उसने चाहा कि चंदा को झकझोर कर उठाए, पर शरीर की शक्ति बह सी गई थी। रक्त पानी सा हो गया था। थोड़ा संयत हुआ तो उसने वे कड़े उसी रुमाल में लपेटकर उसकी खाट के कोने पर रख दिए, और बड़ी मुश्किल से अपनी खाट की पाटी पकड़कर लुढ़का दिया लुढ़क गया। चंदा झूठ बोली, पर क्यों? कड़े का
करे आज तक छुपाकर रही। उसने इतना बड़ा दुराव क्यों किया? आखिर क्यों? किस लिए? और जगपति का दिल भारी हो गया। उसे फिर लगा कि उसका शरीर सिमटता जा रहा है और वह एक सींग सा बना ढांचा रह गया, नितांत हल्का तिनके सा, हवा में उड़कर भटकने वाले तिनके सा। उस रात के बाद रोज जगपति सोचता रहा कि चंदा से कड़े मांग कर बेच ले और कोई छोटा मोटा कारोबार ही शुरू कर दे, क्योंकि नौकरी तो छूट चुकी थी। इतने दिन की गैर हाजिरी के बाद वकील साहब ने, तो भैया एक वकील साहब हैं, वकील साहब ने दूसरा मुहर्रम रख रख लिया था। वह रोज यही सोचता, पर जब चंदा सामने आती तो न जाने कैसी असहाय सी उसकी अवस्था हो जाती। उसे लगता जैसे काड़े मांगकर वह चंदा से पत्नीत्व का पद छीन लेगा। मातृत्व भगवान ने छीन ही लिया। वह सोचता आखिर चंदा क्या रह जाएगी। एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या? ये लाइन महत्वपूर्ण है मित्रों, ये वाली। एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या है? चंदा के साथ वह यह अन्याय कैसे करे? उससे दूसरे उससे दूसरी आंख की रोशनी कैसे मांग ले? फिर तो वह नितांत अंधी हो जाएगी और उन करों को मांगने के पीछे जिस इतिहास की आत्मा नंगी हो जाएगी, कैसे वह उस लज्जा को स्वयं ही उभार कर ढांपेगा? और वह उन्हीं ख्यालों में डूबा सुबह से शाम तक इधर उधर काम की टोह में काम की तलाश में घूमता रहता। किसी से उधार ले ले, पर किस संपत्ति पर? क्या है उसके पास जिसके आधार पर कोई उसे कुछ देगा? भाई उसके पास कुछ बचा तो है नहीं। और मोहल्ले के लोग तो और मोहल्ले के लोग जो एक एक पाई पर जान देते हैं। कोई चीज खरीदते वक्त भाव में एक पैसा कम मिलने पर मीलों पैदल जाकर एक पैसा बचाते हैं। एक 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 पैसे की मसाले की पुड़िया बंधवाकर 11 मर्तबा पैसों का हिसाब जोड़कर एक आध पैसा उधार कर मिलते करते हैं। सौदागर लाते हैं। गली में कोई खोचे वाला फंस गया तो 2 पैसे की चीज को लड़ झगड़ कर 4 दाने ज्यादा पाने की नियत से दो जगह बदवाते हैं। भाव के जरा से फर्क पर घंटों बहस करते हैं। शाम को सड़ी गली तरकारियों को किफायत के कारण लाते हैं। ऐसे लोगों से किस मुंह से मांगकर वह उनकी गरीबी के एहसास पर ठोकर लगाए? पर उस दिन शाम को जब वह घर पहुंचा तो बरोठे में ही एक साइकिल रखी नजर आई। तो ध्यान रखना। दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी वह आगंतुक की कल्पना न कर सका। भीतर वाले बरामदे में भीतर वाले दरवाजे पर जब पहुंचा तो सहसा हंसी की आवाज सुनकर ठिठक गया। उस हंसी में एक अजीब सा उन्माद था। और उसके बाद चंदा का स्वर, अब आते ही होंगे, बैठिए ना 2 मिनट और अपनी आंख से देख लीजिए और उन्हें समझाते जाइए कि अभी तंदुरुस्ती इस लायक नहीं है जो दिन भर घूमना बर्दाश्त कर सके। हाँ भाई, कमजोरी इतनी जल्दी नहीं मिट सकती। ख्याल नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। कोई पुरुष स्वर था, कहा यह। जगपति असमंजस में पड़ गया। वह एकदम भीतर घुस जाए इसमें
क्या हर्ज है। पर जब उसने पैर उठाए तो वे बाहर जा रहे थे। बाहर बरोठे में साइकिल को पकड़ते ही उसे सूझ आई। वहीं से जैसे अचानक बनता बड़े पत्र से आवाज को खोखला चिल्लाया, अरे चंदा, ये साइकिल किसकी है? कौन मेहमान? चंदा उसकी आवाज सुनकर कमरे से बाहर निकल कर जैसे खुश खबरी सुना रहे थे। अपने कंपाउंडर साहब आए हैं। खोजते खोजते आज घर का पता पाए हैं। तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। कौन? बच्चन सिंह? अच्छा अच्छा, वही तो मैं कह रहा हूँ। कहूँ भला कौन? कहता जगपति पास पहुंचा और बातों में इस तरह उलझ गया जैसे सारी परिस्थिति उसने स्वीकार कर ली हो। बच्चन सिंह जब फिर आने की बात कहकर चला गया तो चंदा ने बहुत अपनेपन से जगपति के सामने बात शुरू की। जाने कैसे कैसे आदमी होते हैं। क्यों, क्या हुआ? कैसे होते हैं आदमी? जगपति ने पूछा। इतनी छोटी जान पहचान में तुम मर्दों के घर में न रहते घुसकर बैठ सकते हो। तुम तो उल्टे पैरों लौट जाओगे। चंदा कहकर जगपति के मुंह पर कुछ इच्छित प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया देख सकने के लिए गहरी निगाहों से ताकने लगी। जगपति ने चंदा की ओर जगपति ने चंदा की ओर ऐसे देखा जैसे यह बात भी कहने की या पूछने की है। फिर बोला, बच्चन सिंह अपनी तरह का आदमी है। अपना अपनी तरह का अकेला होगा। पर कहते कहते चंदा रुक गई। आड़े वक्त काम आने वाला आदमी है, लेकिन उससे फायदा उठा सकना जितना आसान है उतना मेरा मतलब मेरा मतलब है कि जिससे कुछ लिया जाए उसे कुछ दिया भी जाएगा। जगपति ने आंखें दीवार पर गड़ाते हुए कहा और चंदा उठकर चली गई। उस दिन के बाद बच्चन सिंह लगभग रोज ही आने जाने लगा। जगपति उसके साथ इधर उधर घूमता भी रहता। बच्चन सिंह के साथ वह जब तक रहता अजीब सी घुटन उसके दिल को बांध देती और तभी जीवन की तमाम विषमताएं भी उसकी निगाहों के सामने उभरने लगती। आखिर वह स्वयं एक आदमी है बेकार। यह माना कि उसके सामने पेट पालने की कोई इतनी विकराल समस्या नहीं। वह भूखों नहीं मर रहा है, चारे में कांप नहीं रहा है, पर उसके दो हाथ पैर हैं, शरीर का पिंजड़ा है जो कुछ मांगता है, कुछ है। और वह सोचता, यह कुछ क्या है? सुख? शायद हाँ, शायद नहीं। वह तो दुख में भी जी सकने का आदी है, अभाव में जीवित रह सकने वाला अर्ध आश्चर्यजनक क्रीड़ा है। तो फिर वासना? शायद हाँ, शायद नहीं। चंदा का शरीर लेकर उसने उस क्षणिकता को भी देखा है। तो फिर धन? शायद हाँ। बच्चन सिंह सोच रहा है सब जगपति। शायद नहीं। उसने धन के लिए अपने को खपाया है, पर वह भी तो उस अदृश्य प्यास को बुझा नहीं पाया। तो फिर तो फिर क्या? वह कुछ क्या है जो उसकी आत्मा में नासों सा रिश्ता रहता है, अपना उपचार मांगता है? शायद काम, हाँ, यही, बिल्कुल यही, जो उसके जीवन की घड़ियों को निपट सुनाना सुना ना छोड़े, जिसमें वह अपनी शक्ति लगा सके, अपना मन डुबो सके, अपने को सार्थक अनुभव कर सके, चाहे उसमें सुख हो या दुख, अर्चा हो या सुरक्षा, शोषण हो या पोषण। उसे सिर्फ काम चाहिए, करने के लिए कुछ चाहिए। यही तो उसकी प्रकृत आवश्यकता है, पहली और आखिरी मांग है। क्योंकि वह उस घर में नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ जवान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं। वह उस समय घर में भी नहीं पैदा हुआ
जहाँ सिर्फ मांगकर जीने वाले होते हैं। वह उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानता है। काम ही उसकी आस है, सिर्फ वह काम चाहता है। काम। और एक दिन उसकी काम धाम की समस्या भी हल हो गई। तालाब वाले ऊंचे मैदान के दक्षिण ओर जगपति की लकड़ी की टाल खुल गई। इन्हीं लकड़ी की दुकान खोली। बोर्ड तक टंग गया। टाल की जमीन पर लक्ष्मी पूजन भी हो गया और हवन भी हुआ। लकड़ी को कोई कमी लकड़ी की कोई कमी न थी। गांव से आने वाली गाड़ियों को इस कारोबार में पैरे हुए आदमियों की मदद से मोल तोल करवा के यहाँ गिरवा दिया गया। गांठें एक ओर रखी गईं। चैलों का चट्ठा करीने से लग गया और गुद्दे चीरने के लिए डाल दिए गए। दो तीन गाड़ियों का सौदा करके टाल चालू कर दी गई। भविष्य में स्वयं पेड़ खरीद कर काटने का तय किया गया। बड़ी बड़ी स्कीमें बनी कि किस तरह जलाने की लकड़ी से बढ़ाते बढ़ाते एक दिन इमारती लकड़ी की कोठी बनेगी। चीरने की नई मशीन लगेगी। कारोबार बढ़ जाने पर बच्चन सिंह भी नौकरी छोड़कर उसी में लग जाएगा। ये सब सोच रहा है और उसने महसूस किया कि वह काम में लग गया है। अब चौबीसों घंटे उसके सामने काम है। उसके समय का उपयोग है। दिन भर दिन भर में वह 1 घंटे के लिए किसी का मित्र हो सकता है। कुछ देर के लिए वह पति हो सकता है। पर बाकी समय, दिन और रात के बाकी घंटे, उन घंटों के अभाव को सिर्फ उसका अपना काम ही भर सकता है। और अब वह कामदार था। वह कामदार तो था, लेकिन जब टाल की उस ऊंची जमीन पर पड़े छप्पर के नीचे तखत पर वह गल्ला रखकर बैठता, सामने लगे लकड़ियों के ढेर, कटे हुए पेड़ के तने, जड़ों को लुढ़का हुआ देखता है, तो एक निर्जरता बरबस उसके दिल को बांधने लगती है। उसे लगता एक व्यर्थ पिशाच का शरीर टुकड़े टुकड़े करके उसके सामने डाल दिया गया है। फिर इन पर कुल्हाड़ी चलेगी और इनके रेसे रेसे अलग हो जाएंगे। और तब इसकी और तब इनकी ठटकियों को सुखाकर किसी पैसे वाले किसी पैसे वाले के हाथ तक पर तौलकर भेज दिया जाएगा। और तब उसकी निगाहें सामने खड़े ताड़ पर अटक जाती हैं, जिसके बड़े बड़े पत्तों पर सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध पर फड़फड़ाकर देर तक खामोश बैठे रहते हैं। ताड़ का काला गडरेदार तना और उसके सामने ठहरी हुई वायु निसहाय कांपती भारहीन नीम की पत्तियां झड़ती रहती। धूल भरी धरती पर लकड़ी की गाड़ियों के पहियों की पड़ी हुई लीक धुंधली सी चमक उठती और बगल वाले मूंगफली के पेंच की एक रस खरखराती आवाज कानों में भरने लगती। बगल वाली कच्ची पगडंडी से कोई गुजरकर टीले के ढलान से तालाब की निचाई में उतर जाता, जिसके गंदले पानी में कूड़ा तैरता रहता और सुअर कीचड़ में मुंह डालकर उस कूड़े को रौंदते। दोपहर से सिमरती और शाम की धुंध छाने लगती, तो वह लालटेन जलाकर छप्पर के खंभे की कील में टांग देता और उसके थोड़ी ही देर बाद अस्पताल वाली सड़क से बच्चन सिंह एक काले धब्बे की तरह आता दिखाई पड़ता। गहरे
पड़ते अंधेरे में उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता और जगपति के सामने जब वह आकर खड़ा होता तो वह उसे बहुत विशाल सा लगने लगता, जिसके सामने उसे अपना अस्तित्व डूबता महसूस होता। एक आध बिक्री की बातें होती और अब दोनों घर की ओर चल देते। घर पहुंचकर बच्चन सिंह कुछ देर जरूर रुकता, बैठता, इधर उधर की बातें करता। कभी मौका पड़ जाता तो जगपति और बच्चन सिंह की थाली भी साथ लग जाती। चंदा सामने बैठकर दोनों को खिलाती। बच्चन सिंह बोलता जाता, क्या तरकारी बनी है, मसाला ऐसा पड़ा है कि उसकी भी बहार है और तरकारी का स्वाद भी न मरा। होटलों में या तो मसाला ही मसाला रहेगा या सिर्फ तरकारी तरकारी, वाह वाह, क्या बात है अंदाज की। और चंदा बीच बीच में टोक कर बोलती जाती और चंदा बीच बीच में टोक कर बोलती जाती, इन्हें तो जब तक दाल में प्याज का भुना घी ना मिले तब तक पेट ही नहीं भरता। यह सिरका अगर इन्हें मिल जाए तो समझो सब कुछ मिल गया। तो मित्रों, सिरका की बात हुई है, ध्यान रखना। पहले मुझे सिरका ना जाने कैसा लगता था, पर अब ऐसा जबान पर चढ़ गया है कि या इन्हें कागज से पतली रोटी पसंद ही नहीं आती। अब मुझसे कोई पतली रोटी बनाने को कहे तो बनती ही नहीं, आदत पड़ गई है। और फिर मन ही मन और फिर मन ही नहीं करता। पर चंदा की आंखें बच्चन सिंह की थाली पर ही जमी रहती। रोटी निपटी तो रोटी परोस दी, रोटी खत्म हुई तो रोटी परोस दी। दाल खत्म नहीं हुई तो भी एक चम्मच और परोस दी। और जगपति सिर झुकाए खाता रहता, सिर्फ एक गिलास पानी मांगता और चंदा चौंकर पानी देने से पहले कहती, अरे तुमने तो तुमने कुछ लिया भी नहीं। कहते कहते वह पानी दे देती और तब उसके दिल पर गहरी सी चोट लगने लगती। ना जाने क्यों वह खामोशी की चोट उसे बड़ी पीड़ा दे जाती, पर वह अपने को समझ लेती। कोई मेहमान तो नहीं मांग सकते थे, भूख नहीं, है ना, भूख नहीं होगी। जगपति खाना खाकर टाल पर लेटने चला जाता, क्योंकि अभी तक कोई चौकीदार नहीं मिला था। छप्पर के नीचे तख्त पर जब वह लेटता तो अनायास ही उसका दिल भर भर आता। पता नहीं कौन कौन से दर्द एक दूसरे से मिलकर तरह तरह की टीस, चटक और ऐंठन पैदा करने लगते। कोई एक रग दुखती तो वह सहलाता भी। जब सभी नसें चटकती हों तो कहाँ कहाँ राहत का अकेला हाथ सहलाए। लेटे लेटे उसकी निगाह तार के उस ओर बनी पुख्ता कब्र पर जम जाती, जिसके सिरहाने कटीला बबूल का एकांकी पेड़ सुन सा खड़ा रहता। जिस कब्र पर एक पर्दा नशीन औरत बड़े लिहाज से आकर सवेरे सवेरे बेला और चमेली के फूल चढ़ा जाती। मित्रों, किसके फूल चढ़ा जाती? बेला और चमेली के, ध्यान रखना। बेला चमेली के फूल चढ़ा जाती, घूम घूम कर उसके फेरे लेती और माथा टेक कर कुछ कदम उदास उदास सी चलकर एकदम तेजी से मुड़कर के मोहल्ले में खो जाती। शाम होते फिर आती, एक दिया बारती और अगर की बत्तियां जलाती हैं, अगरबत्तियां। फिर मुड़ते हुए ओढ़नी का पल्ला कंधों पर डालती तो दिए की लौ कांपती, कभी कांपकर बुझ जाती, पर उसके कदम बढ़ चुके होते, पहले धीरे थमे उदास से और फिर तेज सधे सामान्य से, और वह फिर उसी मोहल्ले में खो जाती। और तब रात की तन्हाइयों में बबूल के कांटों के बीच उस साए साए करते ऊंचे नीचे मैदान में जैसे उस कब्र से कोई रूह निकलकर निपट अकेली भटकती सी रहती।
तभी ताड़ पर बैठे सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध मनहूस सी आवाज में किलबिला उठते और ताड़ के पत्ते भयानकता से खड़खड़ा उठते। जगपति का बदन कांप जाता और वह भटकती रूह निंदा जिंदा रह सकने के लिए जैसे कब्र की ईंटों में बबूल के साया तले दुबक जाती। बबूल के साया तले दुबक जाती। जगपति अपनी टांगों को पेड़ से भींचकर कंबल से मुंह छुपा लेता, औंधा लेटा जाता। तड़के ही ठेले पर सुबह ही तड़के ही ठेले पर लगे लकड़हारे लकड़ी चीरने आ जाते। लकड़हारे जो लकड़ी चीरने के लिए आ जाते सुबह ही। जब जगपति कंबल लपेट घर की ओर चला जाता, तब चंदा वो जगपति अपने घर की ओर चला जाता। राजा रोज सवेरे, अब दूसरी कहानी स्टार्ट होती राजा वाली। राजा रोज सवेरे टहलने जाते थे, माँ सुनाया करती थी। एक दिन जैसे ही महल के बाहर निकलकर आए कि सड़क पर झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी उन्हें देखते ही अपना झाड़ू पंजा पटक कर माथा पीटने लगी और कहने लगी, हाय राम, आज राजा ने समस्या का मुंह देखा है। न जाने रोटी भी नसीब होगी कि न जाने और कौन सी विपत टूट पड़े। राजा को इतना दुख हुआ कि उल्टे पैरों महल को लौट गए। मंत्री को हुक्म दिया कि उस मेहतरानी का घर नाज से भर दें, अनाज से भर दें और सब राजसी वस्त्र उतार राजा उसी क्षण जंगल की ओर चले गए। उसी रात रानी को सपना देखती है कि कल की रात तेरी मनोकामना पूरी होने वाली है। रानी बहुत पछता रही थी, पर फौरन ही रानी राजा को खोजती खोजती उस सराय में पहुंच गई जहां वह टिके हुए थे। रानी भेष बदलकर सेवा करने वाली भटियारिन बनकर। तो मित्रों ध्यान रखना, रानी क्या बन के गई थी? भटियारिन बनकर राजा के पास रात में पहुंची। रात भर उनके साथ रही और सुबह राजा के जगने से पहले सराय छोड़कर महल में लौट गई। राजा सुबह उठकर दूसरे देश की ओर चले गए। 2 ही दिनों में राजा के निकल जाने की खबर राज भर में फैल गई। राजा निकल गए, चारों तरफ यही खबर थी। और उस दिन टोले मोहल्ले के हर आंगन में बरसात के मुंह मेघ की तरह यह खबर बरसकर फैल गई कि चंदा के बाल बच्चा होने वाला है। और इधर बात फैल गई कि भाई चंदा को क्या होने वाला है, कोई बच्चा होने वाला है। नुक्कड़ पर जमुना सुनार। मित्रों ध्यान रखना, एक पात्र आया है जमुना सुनार की कोठरी में फिरती सुरही रुक गई। मुंशी जी एक पात्र हैं। मुंशी जी ने अपना मिजान लगाना छोड़ दिया। है ना, फिस्फारित नेत्रों विस्फारित नेत्रों से ताकर खबर सुनी। बंसी किराने वाले, एक बंसी पात्र हैं। बंसी किराने वाले ने कुएं में से आधी गई रस्सी खींच डोल मन पर पटक कर सुना। सुदर्शन दर्जी, एक सुदर्शन दर्जी हैं। सुदर्शन दर्जी ने मशीन के पहिए को हथेली से रगड़ कर रोकर सुना। हंसराज पंजाबी ने तो एक पात्र मित्रों हंसराज हैं। हंसराज पंजाबी ने अपनी नील लगी मलगुजी कमीज की आस्तीनें चढ़ाते हुए सुना। और जगपति की बेवा चाची ने, तो जगपति की चाची ने औरतों के जमघट में बड़े विश्वास पर भेद भरे स्वर में सुनाया। आज 6 साल हो गए शादी को, न बाल न बच्चा, न जाने किसका पाप है। हालांकि 5-6 साल हो गए थे, बच्चा नहीं होता। अब न जाने किसका बच्चा है। कलंक लगाने लगे भाई, न जाने किसका पाप है उसके पेट में और किसका होगा सिवा उस मुस्टंडे कंपाउंडर के। न जाने कहाँ से कुलच्छनी इस मोहल्ले में आ गई। इस गली की तो पुश्तों से ऐसी मर्जाद
रही है कि गैर मर्द औरत की परछाई तक तब नहीं देख पाए। यहाँ के मर्द तो बस अपने घर की औरतों को जानते हैं और उन्हें उन्हें तो पड़ोसी पड़ोसी के घर की जनानियों की गिनती तक नहीं मालूम। यह कहते कहते उनका चेहरा तमतमा आया और सब औरतें देवलोक की देवियां की तरह गंभीर बनी, अपनी पवित्रता की महानता के बोझ से दबी धीरे धीरे खिसक गईं। सुबह यह खबर फैलने से पहले जगपति टाल पर चला गया था, पर सुनी उसने भी आज ही थी। दिन भर वह तख्त पर कोने की मुंह में कोने की ओर मुंह किए पड़ा रहा। न न ठेके की लकड़ियां चिराई, न बिक्री की ओर ध्यान दिया, न दोपहर का खाना खाने ही घर गया। जब रात अच्छी तरह फैल गई, वह हिंसक पशु की भांति उठा। उसने अपनी अंगुलियां चटकाई, मुट्ठी बांधकर बांह का जोर देखा तो नसें तनी और बांह में कठोर कंपन सा हुआ। उसने 3-4 पूरी सांसें खींची और मजबूत कदमों से घर की ओर चल पड़ा। मैदान खत्म हुआ, कंकड़ की सड़क आई आई सड़क खत्म हुई, गली आई, पर गली के अंधेरे में घुसते वह सहम गया, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसे पकड़कर सारा रक्त निचोड़ लिया। उसकी फटी हुई शक्ति की नस पर हिम शीतल होंठ रखकर सारा रस चूस लिया, और गली के अंधेरे की हिकारत भरी कालिक और भी भारी हो गई, जिसमें घुसने से उसकी सांस घुट जाएगी। वह पीछे मुड़ा, पर रुक गया। फिर कुछ संयत होकर फिर कुछ संयत होकर वह चोरों की तरह निस्तब्ध कदमों से किसी तरह घर की भीतरी देहरी तक पहुंच गया। दाईं ओर की रसोई वाली दहलीज में कुप्पी टिमटिमा रही थी, और चंदा अस्त व्यस्त सी दीवार से सिर टेके शायद आसमान निहारते निहारते सो गई थी। कुप्पी का प्रकाश उसके आधे चेहरे को उजागर उजागर किया था, और आधा चेहरा गहन कालिमा में डूबा आदर्श था। वह खामोशी से खड़ा ताकता रहा। चंदा के चेहरे पर नारित्व और नारित्व की प्रवणता आज उसे दिखाई दी। चेहरे की सारी कमनीयता न जाने कहाँ खो गई थी। उसका छोटापन न जाने कहाँ लुप्त हो गया था। फूला फूला मुंह जैसे टहनी से तोड़े फूल को पानी में डालकर ताजा किया गया हो, जिसकी पंखुड़ियों में टूटन की सुरमई रेखाएं पड़ गई हों, पर भीगने से भारीपन आ गया हो। उसके खुले पैर पर उसकी निगाह पड़ी तो सूजा सा लगा। एड़ियां भरी हुई भरी सूजी सी, और नाखूनों के पास अजब सा सूखापन। जगपति का दिल एक बार मसस उठा। उसने चाहा कि बढ़कर उसे उठा ले, अपने हाथों से उसका पूरा शरीर छू छू कर सारा कलुष पोंछ दे, उसे अपनी सांसों की अग्नि में तपाकर एक बार फिर पवित्र कर ले, और उसकी आंखों की गहराई में झांक कर कहे, देवलोक से किस शापवश निर्वासित हो तुम इधर आ गई? चंदा, यह शाप तो अमिट है। तभी चंदा ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। जगपति को सामने देख उसे लगा कि वह एकदम नंगी हो गई हो। अतिशय लज्जित हो उसने अपने पैर समेट लिए, घुटनों से धोती नीचे सरकाई, और बहुत संयत सी उठकर रसोई के अंधेरे में खो गई। जगपति एकदम हताश हो गया हो।
वहीं कमरे की देहरी पर चौखट से सिटका बैठ गया। नजर कमरे में गई तो लगा कि पराये स्वर यहाँ गूंज रहे हैं, जिनमें चंदा का भी एक है। एक तरफ घर के हर कोने में अंधेरा सैलाब की तरह बढ़ता आ रहा था। एक अजीब निस्तब्धता, असमंजस गति पर पथभ्रष्ट शक्लें पर आकारहीन। खाना खा लेते चंदा का स्वर कानों में पड़ा। वह अनजाने ऐसे उठ बैठा जैसे तैयार बैठा हो। उसकी बात की आज तक उसने अवज्ञा ना की थी। खाने तो बैठ गया, पर कौन नीचे नहीं कौर था ना, नहीं भोजन का टुकड़ा, पर कौर नीचे नहीं सरक रहा था। तभी चंदा ने बड़े सधे शब्दों में कहा, कल मैं गांव जाना चाहती हूँ। जैसे वह इस सूचना से परिचित था। बोला, अच्छा। चंदा फिर बोली, मैंने बहुत पहले घर चिट्ठी डाल दी थी, भैया कल लेने आ रहे हैं। तो ठीक है, जगपति वैसे ही डूबा डूबा बोला। चंदा का बांध टूट गया और वह वहीं घुटनों में मुंह दबाकर कातर सी फपक फपक कर रो पड़ी। ना उठ सकी, ना हिल सकी। जगपति क्षण भर को विचलित हुआ, पर जैसे जम जाने के लिए उसके होठ फड़के और क्रोध के ज्वालामुखी को जबरन दबाते हुए भी वह फूट पड़ा। यह सब मुझे क्या दिखा रही है, बेशरम, बेगैरत। उस वक्त नहीं सोचा था, जब मेरी लाश तले, है ना, मतलब वो सोच रहा है जगपति। तब तब की बात झूठ है। सिसकियों के बीच चंदा का स्वर फूटा, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। एक भरपूर हाथ चंदा की कनपट्टी पर आग सुलगाता पड़ा, यानी जगपति ने चंदा को एक झापड़ मार दिया और जगपति अपनी हथेली दूसरी से दबाता खाना छोड़ कोठरी में घुस गया और रात भर खुंडी चढ़ाए उसी कालिक में घुटता रहा। दूसरे दिन चंदा वह घर छोड़कर अपने गांव चली गई। जगपति का पूरा दिन जगपति पूरा दिन रात जगपति पूरा दिन और रात टाल पर ही काट देता। उसी वीराने में तालाब के बगल कब्र बबूल और ताड़ के पड़ोस में, पर मन मुर्दा हो गया था। जबरदस्ती वह अपने को वहीं रोके रहता। उसका दिल होता कहीं निकल जाए, पर ऐसी कमजोरी उसके तन और मन को खोखला कर गई थी कि चाहने पर भी वह जा ना पाता। हिकारत भरी नजरें सहता, पर वहीं पड़ा रहता। काफी दिनों बाद जब नहीं रह गया, तो एक दिन जगपति घर पर ताला लगा नदी के गांव में लकड़ी कटाने चला गया। उसे लग रहा था कि अब वह पंगु हो गया है, बिल्कुल लंगड़ा, एक रेंगता कीड़ा, जिसके ना आंख है, ना कान है, ना मन है, ना इच्छा। वह उस बाग में पहुंच गया जहां खरीदे पेड़ कटने थे। दो आरे वालों ने पतले पेड़ के तने पर आरा रखा और कर कर का आवाज शोर शुरू हो गया। दूसरे पेड़ पर बने और सकुरे की कुल्हाड़ी बज पड़ी। सकुरे की कुल्हाड़ी बज पड़ी बज उठी। सकुरे की कुल्हाड़ी बज उठी और गांव से दूर उस बाग में एक लयपूर्ण शोर शुरू हुआ हो गया। जड़ पर कुल्हाड़ी पड़ती तो पेड़ थर्रा जाता पूरे पेड़ थर्रा जाते। करीब के खेत की मेड़ पर बैठे जगपति का शरीर भी जैसे कांप कांप उठता। चंदन ने कहा था, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया, क्या वह ठीक कहती थी? क्या बच्चा
क्या बच्चन सिंह ने टाल के लिए जो रुपए दिए थे उसका ब्याज इधर चुकता हुआ? क्या सिर्फ वही रुपए आग आग बन गए जिसकी आंच में उसकी सहनशीलता, विश्वास और आदर्श मोम से पिघल गए? मित्रों ध्यान रखना, एक पात्र आया सकूरे। सकूरे बाग से लगे डंडे पर से किसी ने आवाज लगाई। सकूरे की कुल्हाड़ी सकूरे ने सकूरे ने कुल्हाड़ी रोक कर वहीं से हाँक लगाई। कोने के खेत से लोग बनी है से लीक बनी है, जरा मेड़ मारकर नंगा ला गाड़ी यानी गाड़ी ले आओ। जगपति का ध्यान भंग हुआ। उसने मुड़कर डंडे पर आंखें गड़ाई। दो भैंसा गाड़ियां लकड़ी भरने के लिए आ पहुंची। सकूरे ने जगपति के पास आकर कहा, एक गाड़ी का भुर तो हो गया है, बल्कि डेढ़ का। अब इस पतरिया पेड़ को न छांट दें। जगपति ने उस पेड़ की ओर देखा देखा जिसे काटने के लिए सकूरे ने इशारा किया था। पेड़ की शाख हरी पत्तियों से भरी थी। वह बोला, अरे यह तो हरा है, अभी इसे छोड़ दो। हरा होने से यह हरा होने से क्या, उखड़ तो गया है, न फूल न फल का। अब कौन इसमें फल फूल आएंगे? 4 दिन में पत्ती झुरा जाएंगी। सकूरे ने पेड़ की ओर देखते हुए उस्तादी अंदाज से कहा, जैसा ठीक समझो तुम। जगपति ने कहा और उठकर मेड़ मेड़ पक्के कुएं पर पानी पीने चला गया। जगपति दोपहर ढलते गाड़ियां भरकर तैयार हुई और शहर की ओर रवाना हो गई। जगपति को उनके साथ आना पड़ा। गाड़ियां लकड़े से लदी शहर की ओर चली जा रही थी और जगपति गर्दन झुकाए कच्ची सड़क की धूल में डूबा। भारी कदमों से धीरे धीरे उन्हीं की बजती घंटियों के साथ निर्जीव सा बढ़ता जा रहा था। कई बरस बाद राजा प्रदेश से बहुत सा धन कमाकर गाड़ी में लादकर अपने देश की ओर लौटे। तो यहाँ मित्रों राजा वाली कहानी की स्टार्ट हो। माँ सुनाया करती थी, राजा की गाड़ी का पहिया महल से कुछ दूर पतेल की झाड़ी में फंस गया। हर तरह कोशिश की पर पहिया ना निकला। तब एक पंडित ने बताया कि सकट के दिन जन्मा बालक तब एक पंडित ने बताया कि सकट के दिन का जन्मा बालक अगर अपने घर की सुपारी लाकर इसमें छुआ दे तो पहिया निकल जाएगा। वहीं दो बालक खेल रहे थे। उन्होंने यह सुना तो कूद कर पहुंचे और कहने लगे कि हमारी पैदाइश सकट की है, पर सुपारी तब लाएंगे जब तुम आधा धन देने का वादा करोगे। राजा ने बात मान ली। बालक दौड़े दौड़े घर गए, सुपारी लाकर छुआ दी। फिर घर का रास्ता बताते आगे आगे चले। आखिर गाड़ी महल के सामने उन्होंने रोक ली। राजा को बड़ा अचरज हुआ कि हमारे ही महल में ये दो बालक कहाँ से आ गए। भीतर पहुंचे तो रानी खुशी से बेहाल हो गई। पर राजा ने पहले उन बालकों के बारे में पूछा तो रानी ने कहा, ये दोनों बालक उन्हीं के राजकुमार हैं। राजा को विश्वास नहीं, वो रानी बहुत दुखी हुई। गाड़ियां जब टाल पर आकर लगी और जगपति तखत पर हाथ पैर ढीले करके बैठ गया तो पगडंडी से गुजरते मुंशी जी ने उसके पास आकर बताया, अभी उस दिन वसूली में तुम्हारी ससुराल के नजदीक एक गांव में जाना हुआ तो पता लगा कि 15-20 दिन हुए चंदा के लड़का हुआ है। तो चंदा को क्या हुआ था भैया? लड़का हुआ था। मुंशी जी ने बताया कि 15-20 दिन हो गए हैं, चंदा को लड़का हुआ। और फिर जैसे मोहल्ले में सुनी सुनाई बातों पर पर्दा डालते हुए बोले, भगवान के राज में देर है अंधेर नहीं जगपति भैया। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है भैया मुंशी जी कह रहे हैं। भगवान के घर में भगवान के राज में देर है अंधेर नहीं जगपति भैया।
तो मुंशी जी ने कहा, ध्यान रखना मित्रों। जगपति ने सुना तो पहले उसने गहरी सांसों नजरों से मुंशी जी को ताका, पर वह उनके तीर का निशाना ठीक ठीक नहीं खोज पाया। पर सब कुछ सहन करते हुए बोला, देर है, देर और अंधेर दोनों है। अंधेर तो सरासर है, तिरिया चरित्र है, सब बड़े बड़े हार गए हैं। कहते कहते मुंशी जी सूख गए, पर कुछ इस तरह जैसे कोई बड़ी भेद भरी बात है, जिसे उनकी गोल होती जिसे उनकी गोल होती हुई आंखें समझा देंगी। जगपति मुंशी जी की तरफ ताकता रह गया। मिनट भर मनहूस सा मौन छाया रहा। उसे तोड़कर उसे तोड़ते हुए मुंशी जी बड़ी दर्द भरी आवाज में बोले, सुन तो लिया होगा तुमने, क्या कहने को जगपति कह रह गया क्या कहने को जगपति कह गया। पर उसे लगा कि अभी मुंशी जी उस गांव में फैली बातों को ही बड़ी बेदर्दी से कह डालेंगे। उसने नाहक पूछा। तभी मुंशी जी ने उसकी नाक के पास मुंह ले जाकर ले जाते हुए कहा, चंदा दूसरे के घर बैठ रही है, कोई मनसूदन है वहीं का, पर बच्चा दीवार बन गया है। चाहते तो वो यही है कि मर जाए तो रास्ता खुले, पर राम जी की मर्जी। सुना है बच्चा रहते ही भी वह चंदा को बैठाने को तैयार है नहीं। जगपति की सांस गले में अटक कर रह गई। बस आंखें मुंशी जी के चेहरे पर पथराई सी जड़ी थी। मुंशी जी बोले, अदालत से बच्चा तुम्हें मिल सकता है, अब काहे का शर्म लिहाज अपना कहकर किस मुंह से मांगू बाबा। वो कह रहा है जगपति, हर तरफ तो कर्ज से दबा हूँ, तन से मन से पैसे से इज्जत से, किसी किसी के बल पर दुनिया संजोने की कोशिश करूं। कहते कहते वह अपने में खो गया। मुंशी जी वहीं बैठ गए। जब रात झुक गई तो जगपति के साथ ही मुंशी जी भी उठे, उसके कंधे पर हाथ रखे और वे उसे गली तक लाए। अपनी कोठरी आने तक अपनी कोठरी आने पर पीठ सहलाकर उन्होंने उसे छोड़ दिया। वह गर्दन झुकाकर गली के अंधेरे में उन्हीं ख्यालों में डूबा ऐसे चलता चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर कुछ ऐसा बोझ था जो न सोचने देता था और न समझने। जब चाची की बैठक के पास से गुजरने लगा तो सहसा उसके कानों में भनक पड़ी, आ गए सत्यानाशी कुलबोरन। उसकी चाची ने बोला। उसने जरा नजर उठाकर देखा तो गली की चाची भौजाइयां बैठक में जमा थी और चंदा की चर्चा छिड़ी थी, पर वह चुपचाप निकल गए। इतने दिनों बाद ताला खोला और बरोठे के अंधेरे में कुछ सूझ न पड़ा तो एकाएक वह रात उसकी आंखों के सामने घूम गई। जब वह अस्पताल से चंदा के साथ लौटा था, बेवा चाची का वह जहर बुझ तीर आ गए राजा निर्बंसिया। अस्पताल से और आज सत्यानाशी कुलभोरन और स्वयं उसका वह वाक्य जो चंदा को छेद गया था, तुम्हारे कभी कुछ ना होगा। और उस रात की शिशु चंदा का लड़का हुआ है। वह कुछ और जनती आदमी का बच्चा न जनती जनती। वह और कुछ भी जनती, कंकड़ पत्थर वह नारी न बनती, बच्ची ही बनी रहती। उस दिन की शिशु पर चंदा चंदा यह सब क्या करने जा रही है। उसके जीते जी वह दूसरे के घर बैठने जा रही है। कितने बड़े पाप में धकेल दिया चंदा को। पर उसे तो उसे भी तो कुछ सोचना चाहिए। आखिर क्या, पर मेरे जीते जी तो यह सब अच्छा
नहीं, वह इतनी घृणा बर्दाश्त करके भी जीने को तैयार है, या मुझे जलाने को। वह मुझे नीच समझती है। कायर नहीं तो एक बार खबर तो लेती, बच्चा हुआ तो पता लगता। पर नहीं, वह उसका कौन है? कोई भी नहीं। औलाद ही तो वह धुरी, वह स्नेह की धुरी है। मित्रों, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है जो आदमी औरत के पहिए को साधकर तन के दलदल से बाहर ले जाती है। नहीं तो हर औरत वेश्या और हर आदमी वासना का कीड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो क्या चंदा औरत नहीं रही? वह जरूर औरत थी, पर स्वयं मैंने उसे नरक में डाल दिया। वह बच्चा मेरा कोई नहीं, पर चंदा तो मेरी है। एक बार उसे ले आता, फिर यहाँ रात के मोहक अंधेरे में उसे फूल से अंधरों अधरों को देखता, निर्द्वंद सोई पलकों को निहारता, सांसों की दूध सी अछूती महक को समेट लेता। आज का अंधेरा, घर में तेल भी नहीं, जो दिया जला ले। और फिर किसके लिए कौन वो जलाए? चंदा के लिए, पर उसे तो बेच दिया था। सिवा चंदा की कौन सी संपत्ति उसके पास थी? उसके आधार पर कोई कर्ज देता, कर्ज ना मिलता तो यह सब कैसे चलता? काम पेड़ कहाँ से कटते? और सब सकूरे के वे शब्द उसके कानों में गूंज गए। जरा होने से क्या उखड़ तो गया है? वह स्वयं भी तो एक उगटा हुआ पेड़ है। न फल न फूल का, सब व्यर्थ ही तो है। जो कुछ सोचा उस पर कभी विश्वास न कर पाया। चंदा को चाहता रहा, पर उसके दिल में चाहत ना जगा पाया। उसे कहीं से एक पैसा मांगने पर डांटता रहा, पर खुद लेता रहा। और आज वह दूसरे के घर में बैठ रही है। उसे छोड़कर वह अकेला है। हर तरफ बोझ है। उसमें उसकी नस नस कुचली जा रही है, रग रग फटी जा रही है, फट गई है। और वह किसी तरह टटोल टटोल कर भीतर। राजा ने दो बातें की। माँ सुनाती थी। एक तो रानी के नाम से उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, और दूसरे राज के नए सिक्कों पर बड़े राजकुमार का नाम गुदवाकर चालू किया, जिससे राज भर में अपने उत्तराधिकारी की खबर हो जाए। जगपति ने मरते वक्त दो पर्चे छोड़े, एक चंदा के नाम, दूसरा कानून के नाम। चंदा को उसने लिखा था, चंदा मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम बच्चे को लेकर चली आना। अभी एक दो दिन मेरी लाज की दुर्गति होगी, तब तक तुम आ सकोगी। चंदा आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। मैं बहुत पहले मर चुका था। बच्चे को लेकर जरूर चली आना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जगपति की। कानून को उसने लिखा था, किसी ने मुझे मारा नहीं है, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे जहर की मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। उसमें जहर है, मैंने अफीम नहीं, रुपए खाए हैं। उन रुपयों में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है। मेरी लाश तब तक न जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर न आ जाए। आग बच्चे से दिलवाई जाए, बस। माँ जब कहानी समाप्त करती थी तो आसपास बैठे बच्चे फूल चढ़ाते थे। मेरी कहानी भी खत्म हो गई। पर तो मित्रों, ये हमारी कहानी थी राजा ने बंसिया। बहुत ही अच्छी कहानी थी। तो आशा करते हैं मित्रों, आप इस कहानी को लाइन बाय लाइन पूरी अंत तक पढ़े होंगे।
तो इसी प्रकार से कहानियों को लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें हिंदी प्रोफेसर एकेडमी के साथ। मित्रों, इस चैनल को अपने मित्रों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।